आवाज़ आ रही है आपको? जी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे, क्योंकि अब हम पास्ट पेपर्स की डिस्कशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं जो अपने पिछले टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। तो उसमें आज जो टॉपिक है वो रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड डिस्कशन है। रिलेटेड पार्टी के जो सवालात हैं उसको समझने की ज़रूरत होती है कि ये क्रिटिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े टेक्निकल सवाल होते हैं और यहाँ पे कुछ मसाइल होते हैं। वो मसाइल क्या होते हैं? या तो रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो आर्म लेंथ पे नहीं होती। एक मसला ये होता है, यानी जब हम कोई भी रिलेटेड पार्टी का सवाल करेंगे उसमें मसाइल क्या होंगे, यानी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेशन क्या होगी। पहला इशू आ सकता है नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शंस के जो ट्रांजैक्शन है रिलेटेड पार्टी के साथ आर्म लेंथ के ऊपर कंडक्ट नहीं हुई। फिर दूसरे नंबर पे आ सकता है जी ऑल रिलेटेड पार्टीज आर नॉट डिस्क्लोज्ड। दूसरा इशू ये आ सकता है कि जो सारी रिलेटेड पार्टीज हैं वो डिस्क्लोज नहीं हुई। अच्छा, ऑल रिलेटेड पार्टीज में दोनों चीजें हैं, ट्रांजैक्शंस भी, बैलेंस हो सकता है, या इवन पार्टी इटसेल्फ, यानी पूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज ना की जाए। रिलेटेड पार्टी ही डिस्क्लोज नहीं की, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज नहीं की, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड बैलेंस को डिस्क्लोज नहीं किया। ये दूसरा इशू आ सकता है। तीसरे नंबर पे आ सकता है कि आपके डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब भी कोई सवालात पढ़ेंगे तो इस तरह की ही चीज़ें आपको नजर आएंगी। अब इन चीज़ों के ऊपर या एक आ सकता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी के प्रोसीजर्स, कि रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स क्या होते हैं। फिर आ सकता है कि जो रिलेटेड पार्टीज हैं वो आइडेंटिफाई तो हो गई हैं, लेकिन उसके साथ जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं फॉर रिलेटेड पार्टी, ये वैसे पहले दो एक तरह के ही प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है जी। तो ये सवालात में आपने चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करनी है कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने देखना है कि या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो सकते हैं, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी प्रोसीजर हो सकते हैं, या नॉन आर्म लेंथ की ट्रांजेक्शन हो सकती है, या ऑल पार्टीज आर नॉट डिस्क्लोज, यानी अगर रिलेटेड पार्टी आपको डिस्क्लोज नहीं की गई मैनेजमेंट की तरफ से तो आप उसको किस तरीके से डील करेंगे। अच्छा, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो क्वेश्चन ड्राफ्ट होता है उस क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में कुछ इश्यूज होते हैं, यानी कि उसमें लिखा होता है कि आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया, यानी कि कोई मैटर जब ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है और मैनेजमेंट उसको नहीं बताती तो फिर ये प्रॉब्लम आती है कि रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं कि हमने अपने प्रोसीजर से आइडेंटिफाई की। हमारे प्रोसीजर्स क्या होते हैं? रिस्क असेसमेंट, इंक्वायरी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं। जब हमने अपने प्रोसीजर लगाए और मैनेजमेंट ने कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं की हुई थी और हमने उसको डिस्क्लोज कर लिया तो फिर ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन को पढ़ते वक्त इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि क्या ये मैनेजमेंट ने हमें बताया है या हमने खुद इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है। नॉर्मली सवाल इसी के ऊपर ही बेस कर रहा होता है। और होगा क्या, आप बीइंग ऑडिटर आप कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ रहे थे तो आपने कोई चीज़ आइडेंटिफाई कर ली, आप कोई लेजर देख रहे थे तो उसमें आपने कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी देख ली जो मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं की हुई थी। अब वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं की हुई थी, वहाँ पे इस तरह से लिखा होगा कि आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ रहे थे, आप जीएल को रिव्यू कर रहे थे, आप लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल्स को रिव्यू कर रहे थे, आप लिस्ट ऑफ रिसीवेबल को रिव्यू कर रहे थे और यू हैव आइडेंटिफाइड ए ट्रांजेक्शन। अब वो ट्रांजेक्शन क्या है जो मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं की? फिर होगा क्या, फिर आपको ऐसा बताएगा कि फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है, मार्केट वैल्यू उसकी 100 रुपये की है और आपने उसको 50 रुपये के ऊपर बेच दिया। अब वो जब ये बात हो रही होगी तो इसका मतलब क्या है कि आर्म लेंथ के ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं हुई। तो आपने अकॉर्डिंगली अपने प्रोसीजर्स को उस तरीके से ही आइडेंटिफाई करना है। रिलेटेड पार्टी में रिस्क क्या होता है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क कॉम्पिटिटिव इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। क्यों? दे आर इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द कंपनी टू गेट सर्टेन बेनिफिट और एडवांटेजेस। जी, अनड्यू फेवरेबल जो ले सकते हैं ना, अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं, वो आ सकते हैं। एनीवे, अभी हम अपने जरा सवालात को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसकी रिक्वायरमेंट है वो क्या जी? एवेलुएट द अबव ट्रांजैक्शन एंड डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन दैट द ऑडिट टीम शुड टेक, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। आपने एवेलुएट करना है ट्रांजैक्शन को और डिस्कस करना कोर्स ऑफ एक्शन को, यानी जो काम हुआ है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करें
और वो ठीक हो या गलत उसके बारे में, और उसके ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, यानी आप इसको किस तरीके से डील करेंगे, ऑडिट के प्रोसीजर्स क्या लगाएंगे। स्टेट दैट रिप्रेजेंटेशन विच योर फर्म शुड ऑब्टेन फ्रॉम BCL, और आप कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन BCL से लेंगे उसके बारे में डिस्कशन करें। समर 23 में सवाल आया, स्प्रिंग 23 में, और 12, 4, 16 नंबर का एक चैप्टर में सवाल है। दो चीज़ें हैं, सिचुएशन को एवेल्युएट करें, जो काम हुआ ठीक हुआ या गलत हुआ, और दूसरे नंबर पे कोर्स ऑफ एक्शन बताएं। कोर्स ऑफ एक्शन से मुराद क्या होता है, प्रोसीजर्स। दूसरे नंबर में क्या है, रिप्रेजेंटेशन हमने किस किस चीज़ के ऊपर लेनी है उसके बारे में डिस्कशन करें। ये वैसे एक सेपरेट टॉपिक के तौर पर भी होता है, लेकिन मैंने जब रिलेटेड पार्टी किया तो उसमें एक ब्रीफ डिस्कशन इसके बारे में की हुई है। अच्छा, योर फर्म इज स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बाशू क्लॉथिंग लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ईयर एंड क्या जी, 31 दिसंबर 2022 का। BCL is manufacturer of activewear. The draft financial statement show profit before tax of ₹300 million. अब यहाँ पे बेशक प्रॉफिट की फिगर आ जाए, रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन होती हैं वो कौन सी मटेरियल होती हैं आप बताएं। बाय अमाउंट मटेरियल होती हैं जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होती हैं, जो महंगे ले रहे हो ना, मैंने कहा शायद पूछ लूँ, नींद आ रही होगी, बताएं फिर। रिलेटेड पार्टी की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो मटेरियल बाय नेचर होती हैं या बाय अमाउंट होती हैं। बाय नेचर क्यों होती है, क्या बता रहे हो, चुप करके बैठो। हाँ जी सोए में हो ना, हाँ जी। बाय नेचर मटेरियल होती हैं क्योंकि वो इसका कंपनी को इस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि ठीक, बाय नेचर मटेरियल होती हैं। यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इरेलीवेंट है। ड्यूरिंग द ऑडिट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल बैलेंस ऑफ ₹0.3 मिलियन फ्रॉम शिगर लिमिटेड सिंस जून 2022। आपने during the audit it was observed that there was an outstanding receivable of ₹0.3 million from Sugar Private Limited. मैनेजमेंट ने बताया, हमने आइडेंटिफाई किया। On inquiry the management informed your team that this represent receivable from SPL for management services related to supply chain management and human resource management. किस चीज के ऊपर बताया, ऑन इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी पे मैनेजमेंट ने बताया। ये कंफर्म किस बात की हो गई कि मैनेजमेंट ने आपको डिस्क्लोज नहीं किया। आप देखें ना, ड्यूरिंग द ऑडिट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल बैलेंस ऑफ ₹0.3 मिलियन फ्रॉम शिगर प्राइवेट लिमिटेड। इट वाज ऑब्जर्व्ड, इट वाज नॉट इन्फॉर्म्ड। फिर आगे क्या कहते हैं, ऑन इंक्वायरी, फिर उस चीज को कंफर्म किया उसने। ऑन इंक्वायरी द मैनेजमेंट इन्फॉर्म यू द टीम दैट दिस रिप्रेजेंट रिसीवेबल फ्रॉम SPL फॉर मैनेजमेंट रिलेटेड सप्लाई चेन सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, कि कोई आपस में हम सर्विसेज एक दूसरे को देते हैं तो उसके रिलेटेड रिसीवेबल पेबल है। Further inquiry revealed that SPL was referred to BCL by one of BCL director who also hold the same position in SPL. ये बात किस चीज़ की है, ये रिलेटेड पार्टी की कंफर्मेशन की बात है, रिलेटेड पार्टी का बैलेंस है। This was because SPL is a newly incorporated business and required assistance in setting up these departments. अब यहाँ बताएं, यहाँ पे कितने इश्यूज हैं बताएं। वो छोड़ दो बातें, वो भी पहले ओवरऑल इशू बताओ। पहला मेन इशू क्या था, डिस्क्लोज नहीं किया। दूसरा इशू क्या था, आर्म लेंथ पे है या नहीं। तीसरा इशू क्या है, वो रिलेटेड पार्टी है ना। तीसरा इशू क्या है, ऑल दो बैलेंस इज इमटेरियल बाय अमाउंट, लेकिन बाय नेचर क्या है, ये मटेरियल है। तो आप स्टार्ट यहां से करना है। एज आप सबसे पहले एवेल्युएशन क्या है, आपने बताना SPL और BCL आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं ड्यू टू द कॉमन डायरेक्टरशिप्स। एज पर I-24 कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह, सिर्फ कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से रिलेटेड पार्टी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर उसने हमें ये बताया नहीं कि सिर्फ कॉमन डायरेक्टरशिप भी है, हमने ये जूम करेंगे दिस इज द रिलेटेड पार्टी क्वेश्चन। तो आपने क्या कहना जी, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्टरशिप कॉमन है और इनका आपस में रिलेशनशिप है, दिस इज द रिलेटेड पार्टी। फिर आपने बताना है कि ऑल दो द बैलेंस इज इमटेरियल बाय अमाउंट बट रिलेटेड पार्टी बैलेंसेस आर मटेरियल बाय नेचर। फिर तीसरे नंबर पे बताना है कि दिस बैलेंस वाज आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिट टीम व्हिच वाज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द मैनेजमेंट। ये तीसरा इशू है। और चौथा इशू क्या है, चौथा इशू ये है कि भाई हो सकता है कि ये ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ पे ना हुई हो। ये चार इशूज हैं। ये होगी सारी आपकी क्या, एवेल्युएशन। ये सारी क्या होगी आपकी एवेल्युएशन। अब आ जाए प्रोसीजर्स के ऊपर। प्रोसीजर में पहले आप क्या प्रोसीजर लिखेंगे कि भाई जो अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स आर बैलेंसेस आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर, उसके प्रोसीजर। हम मैनेजमेंट से जाकर इंक्वायरी करेंगे कि ये आपने हमें क्यों नहीं बताया। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है जो आपने ऑलरेडी की हो और उसके बारे में डिस्क्लोजर ना दिया हो।
कंट्रोल मैनेजमेंट के क्यों वीक थे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट को आप रिवाइज करेंगे, ठीक है, अपनी पूरी टीम को बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि जनाब ये एक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हुआ है, बैलेंस आइडेंटिफाई हुआ है, सारे और काम करें, हो सकता है और भी रिलेटेड पार्टी बैलेंसेस रिलेशनशिप यहाँ पे मौजूद हो। ये क्या हो गए, अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर के प्रोसीजर। फिर आर लेंथ के ऊपर है, इसके जो टर्म्स हैं उसको एग्रीमेंट के साथ कंपेयर कर लें और एग्रीमेंट की टर्म्स को कमर्शियल टर्म्स के साथ जो मार्केट में हो रही होती हैं उसके साथ कंपेयर कर लें। और अगर ये नॉन आर्म लेंथ है तो क्या इसके लिए स्पेशल प्रोसीजर जो अप्रूवल होती हैं, जो ऑडिट कमेटी के अप्रूवल्स होती हैं, स्पेशल 2-4 जो गवर्नेंस की अप्रूवल्स होती हैं, क्या वो प्रॉपर अप्रूवल्स ग्रांट की गई थी या नहीं की गई थी, वो सारे प्रोसीजर आप यहाँ पे लगा देंगे। 16 नंबर पे 12 नंबर पे बताएं, एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका। लेकिन बात यह है कि आपने उस सवाल को समझना है, समझ के आपने उसको कंसीडर करना है और फिर आपने अपने आंसर को प्लान करना है। ये बात समझ आई आपको? यहां तक कोई इतराज किसी का? कोई इतराज नहीं है जी। पार्ट बी रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। रिप्रेजेंटेशंस नॉर्मली रिलेटेड पार्टी की बैलेंस के बारे में होती हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में होती हैं और बाकी जो इस तरह के मेजर पैरामीटर होते हैं उसके बारे में होती है। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, उससे सवाल है, इसका आंसर देख लीजिएगा और उसके मुताबिक उसको देख लीजिएगा। ये ऑलरेडी हमारे नोट्स के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। ये बात समझ आ गई जी आपको? ये सवाल में कोई मसला क्लियर है? हाँ जी, ये पैरामीटर समझ आए हैं? ये देखें आप, इसमें से कौन कौन से पैरामीटर लगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ये नॉन आर्म लेंथ वाला लग गया और ऑल रिलेटेड पार्टीज आर नॉट डिस्क्लोज्ड। ठीक है जी, ये दो मेजर इश्यूज हैं। तीसरा चौथा वैल्यूएशन के अंदर है रिलेटेड पार्टी की जो नेचर है और उसकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है जी। आ जाए जी, देखें वैल्यूएशन देखें किस तरह से लिखी है। सिंस देयर इज अ कॉमन डायरेक्टरशिप इन बीएल एंड एसपीएल, बोथ दीज एंटिटीज आर रिलेटेड पार्टीज। ये हमने ये बात की थी। Secondly, it also seemed that the management had not disclosed the related party relationship as the auditor came to know about it after inquiries from the management. ठीक है जी। Thirdly, the receivable balance has been outstanding for last 7 months, which may indicate that it may not have been conducted under the remarkable market terms. Furthermore, since BCL is a manufacturer of activity where providing management consulting may be considered as a transaction outside the normal course of the business. ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गया आप लोगों को? ऑडिटर कॉस्ट ऑफ एक्शन है जी, आइडेंटिफाई अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इफ एनी एंड इवैल्यूएट नॉर्मल कोर्स के लिए। फिर उसके बाद प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट टू द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द टीम मेंबर। ये किसके लिए है? आइडेंटिफाइड बाय द रिलेटेड पार्टीज बाय द ऑडिटर, नॉट आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट। ये सारे वही प्रोसीजर हैं जी। बताएं कितने नंबर कटेंगे आपके? मेरा नहीं ख्याल एक नंबर भी कटना चाहिए। यार सवाल को समझना बड़ा जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, आप उस वक्त तक उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्या ख्याल है? आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? Evaluate the above arrangement and discuss the procedure which should be performed by the audit senior. अब यहाँ पे कोई सिचुएशन है, फिर अगेन वही है evaluate करना सिचुएशन को। evaluation का मतलब क्या होता है कि वो जो मसला है उसको उजागर करना। उसको आपने खाली ये नहीं है कि प्रोसीजर पे डायरेक्ट चले जाना है। अब देखिए हर स्टेप के एक नंबर है। यहाँ पे evaluation of the above arrangement, इसके प्रोसीजर, इसके नंबर है कुछ, फिर प्रोसीजर्स के नंबर है। तो आपने सिंपली से नहीं करना कि आप एक ऐसे लिख दें और ख़त्म होगी बात, प्रोसीजर लिख देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले हेडिंग देनी है, फिर नीचे एक पैराग्राफ लिखना है, फिर स्पेस देनी है, फिर पैराग्राफ लिखना है, फिर उसके बाद आपने प्रोसीजर लिखने हैं, फिर 1 2 3 का नंबरिंग लगा के आपने प्रोसीजर कंप्लीट करने हैं। अकॉर्डिंगली आपके नंबर फिर नहीं कटेंगे। प्रेजेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द थिएटर लिमिटेड, द ऑडिट सीनियर नोटिस दैट, अब वर्ड क्या यूज है? द ऑडिट सीनियर नोटिस दैट in one of the floors of the office building a business other than that of TL was being run. किसने आइडेंटिफाई किया? ऑडिट सीनियर ने आइडेंटिफाई किया। मैनेजमेंट ने बताया? नहीं। ऑन इंक्वायरी विद TL मैनेजमेंट इट वाज आइडेंटिफाइड दैट, ऑन इंक्वायरी जब इंक्वायरी की TL मैनेजमेंट, इट वाज नोटिफाइड आइडेंटिफाइड दैट द फ्लोर वाज गिवन टू द डॉटर ऑफ डायरेक्टर फॉर 6 months फॉर रनिंग हर ऑनलाइन बिजनेस। ये किसको दिया गया था? उसकी बेटी को 6 महीने के लिए दिया गया था ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। नो रेंट इज बीइंग चार्ज एज इट हैज बीन अ वेकेंट फ्लोर एंड कैरीज नो मार्जिनल कॉस्ट टू TL। कितने मसाइल हैं?
सेम वही दो ही मसले, ऑल रिलेटेड पार्टीज नॉट डिस्क्लोज और नॉन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन, दो ही हैं। अब ये सेम ऊपर वाले सवाल आप देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, सिर्फ आपको क्लिक कराना है इस पॉइंट के ऊपर कि आपने जब सवाल पढ़ना है तो उसमें किस तरह चीज़ों को देखना है। जिन्होंने पेपर ऑलरेडी दिया उनको ये थोड़ी बेहतर समझ आ रही होगी कि ये कितना बेनिफिशियल होता है क्वेश्चन को पढ़ना। नॉर्मली कह दिया जाता है कि आप क्वेश्चन की बॉडी को ना पढ़े, रिक्वायरमेंट को पढ़ें और बस धड़ आंसर लिखना शुरू कर दें, तो ऐसे नहीं होता। जब तक आप सवाल को नहीं पढ़ते ना, सवाल के अंदर आंसर होता है, इस सवाल में आंसर है। वो आंसर क्या है कि भाई हमने आइडेंटिफाई किया है। दूसरा नॉन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन लग रही है, आ जाइए जरा जी इसके ऊपर भी सेम उसी पैरामीटर पे जी। ट्रांजेक्शन विद डॉटर ऑफ द डायरेक्टर इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नॉट कंडक्टेड एट आर्म लेंथ इवन दो द मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू चार्ज एनी अमाउंट फॉर द डॉटर of the director being a related party transaction. This arrangement need to be disclosed in financial statements. Not disclosing related party transaction would be a non-compliance of IAS 24 and the 4th schedule of the Companies Act 2017 and will be a material misstatement. Furthermore, it was a transaction which was not disclosed to the audit team. अब देखिए कौन कौन से पैरामीटर है, नॉन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन, ऑडिट पार्टी और नॉट डिस्क्लोज, और तीसरे नंबर पे डिस्क्लोजर। वैसे ये पॉइंट ना भी लिखते तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल में से ये नहीं कहा कि डिस्क्लोज मैनेजमेंट ने नहीं किया होगा, मैनेजमेंट ने ये नहीं कहा डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन आप लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 पैरामीटर्स हैं। अब 3 पैरामीटर्स के ऊपर आप अपने प्रोसीजर लिख लें, सेम वही जो मैंने नोट्स में आपको दिए हुए हैं, सेम कॉपी पेस्ट होंगे यहाँ। हाँ जी, मुश्किल है, समझ आ रही है नहीं आ रही? आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 3 है एवेलुएट द अबव रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सेम वही, उसने खुद कह दिया कि वैल्यूएट करें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को। अब यहाँ पर उसने कंफर्म भी कर दिया दिस इज द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द रिलेटेड पार्टी एंड सजेस्ट एनी 8 की ऑडिट प्रोसीजर दैट योर टीम शुड परफॉर्म इन दिस एस्पेक्ट। 8 प्रोसीजर बताने हैं जो इस सिचुएशन के अंदर आपने फॉलो करने हैं। ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ सीडा लिमिटेड योर ऑडिट टीम ऑब्जर्व दैट फोकस कर रहे हैं ना इस चीज के ऊपर, that CL has sold one of its freehold land to Maple Private Limited MPL at a loss of rupees 10 million। एक हमने आइडेंटिफाई किया, दूसरे लैंड को लॉस पे बेचा, तो दूसरी क्या है, नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। योर टीम फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर एंड रिगार्डिंग ऑफ द रीडिंग द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग द डायरेक्टर मीटिंग रिवील्ड दैट ए डायरेक्टर ऑफ CL होल्ड 20% शेयर होल्डिंग इन MPL व्हिच मेक द एंटिटी एज CL रिलेटेड पार्टी। ये तो ऑलरेडी में पता है। MPL वुड पे 30% ऑफ द कंसिडरेशन इन कैश एंड द रिमेनिंग अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। और दूसरी बात क्या है, ये वाली। अब फोकस करें। अब आपने एवेल्युएशन में क्या लिखना है। एक तो ऑडिट टीम ने ऑब्जर्व किया है, मैनेजमेंट ने नहीं बताया, दिस इज अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन व्हिच वाज नॉट आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एंड सेकेंडली, जब आपने कहना है कि जो नॉन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन है तो उसको आपने एवेल्युएट किस तरह से करना है कि एज द लैंड इज सोल्ड एट द लॉस, फर्दर द पेमेंट टर्म इज totally showing that this transaction is not at the arm length basis because 30% is in cash and the 70% is over the 5-year term. So this is considered as non-arm length transaction. ये 2 points है, same वही points. Non-arm length transaction और all related party relationships and transactions are not identified by the management. तो ये same उसी पैरामीटर पे आप आंसर कर देंगे। बताएं कितना मुश्किल है। अब ये पेपर में जब आप बैठे होते हैं, जब पेपर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप इस तरह पैरामीटर्स को सोच ही नहीं रहे होते। ये वर्ड्स हैं, ऑडिट टीम ने ऑब्जर्व किया, लॉस में बेच दिया, ये कहते हैं ये बातें हैं, ये क्या है, ये आपको खुद बता रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो आंसर उसके अंदर मौजूद होता है, उस क्वेश्चन के अंदर। सिर्फ पढ़ने का तरीका है, हमारी अंग्रेजी कमजोर है, हम सवाल को समझ नहीं पाते, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। प्रॉब्लम जहां से शुरू होती है। आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, guide your audit team regarding audit procedure and related party activities that should be performed for obtaining information relevant to identifying the risk of material misstatement associated with the related party relationship and transactions. अब यहां पे क्या करना है, guide your audit team regarding the audit procedures and related party and related activities that should be performed for obtaining information relevant to identifying the risk of material misstatement associated with related party relationship and transaction. कि रिलेटेड पार्टी के ऊपर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या लगाएंगे। ये ऊपर सबसे पहले प्रोविजन लिखा था मैंने, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर रिलेटेड पार्टी। ठीक है जी। अब ये नोट्स के अंदर भी मौजूद है आपके पास।
क्या कहते हैं, योर आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पांसिबल फॉर ज़ेब्रा लिमिटेड। ज़ेब्रा लिमिटेड नॉर्मली हैज सिग्निफिकेंट सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन विद इट्स रिलेटेड पार्टी। उनकी सेल परचेज आपस में होती है रिलेटेड पार्टी के साथ। तो यहाँ पे आपने रिस्क की बात जब करनी है तो फिर आपने नॉन आर्म लेंथ की भी बात करनी है। हो सकता है कि वो ट्रांजेक्शन क्या हो, नॉन आर्म लेंथ के ऊपर कंडक्ट की गई हो। ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको कंपेयर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिस्ट लेंगे मैनेजमेंट से, उस लिस्ट को कंपेयर करेंगे पिछले साल के साथ, उस लिस्ट को कंपेयर करेंगे फॉर्म 29 के साथ, उस लिस्ट को कंपेयर करेंगे बाकी पैरामीटर के साथ। मैनेजमेंट के कंट्रोल्स को वैल्यूएट करेंगे, मैनेजमेंट किस तरीके से रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करती है। रिस्क एरिया फैक्टर कहाँ पे है, कहाँ पे हो सकते हैं। कोई टारगेट बेस्ड काम तो नहीं हो रहा है जहाँ पे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के थ्रू हम जो है वो अपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर सकें। तो प्योरली एक थ्योरेटिकल सवाल है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। The audit team discussion on risk cell includes specific consideration of acceptability of the financial statement to material statement due to fraud or error through related party transaction। तो ये वही रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर पहला ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ लिखा होगा। The audit team should inquire of management regarding the identity of the related party including changes from the prior period। जो रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर हैं यार इसमें लिखे हुए वही हैं सारे। The nature of relationship between the entity and its related parties, whether any transaction occurred between these related parties during the period, and if the type and purpose of the transaction, what control the entity has to identify, account for and disclose related party relationship and transaction. That should obtain an understanding of the controls, if any, the management has established to identify, account for and disclose related party relationship and transaction, authorize and approve the significant transactions। तो ये बातें क्या हैं, सारे रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर ही हैं। ठीक है जी। तो क्या बताएं, वो जो पैरामीटर मैंने लिख दिए क्या उससे हट के सवाल आया अभी तक कोई भी? जी आया कोई सवाल? तो ये बस पैरामीटर आपने जेल में रखना है, तो बाकी कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द ऑर्डर प्रोसीजर which should be performed to check whether all related parties have been disclosed। सारी related party disclose हुई हैं, तो related party के identification के procedure। हो auditor identify the related party transactions। तो अब आपने सबसे पहले वही लिस्ट लेनी है, लिस्ट को कंपेयर करना है, फॉर्म 29 से करना है, बैंक अकाउंट की डिटेल से कंपेयर करना है। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन के प्रोसीजर नोट्स में मौजूद हैं, रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर वही आप सारे लगा दें। व्हाट स्टेप शुड इमरान परफॉर्म इफ identify any related party relationship which was not identified and disclosed by the management। इस नोट्स के अंदर इसी से नीचे एक प्रोसीजर है कि अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। तो उसके अंदर जो भी हम पिछले सवाल पढ़ते आ रहे सारे वही हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, जरूरत नहीं इसका आंसर डिस्कस करने की फर्दर। क्लियर है ना, समझ आ रहा है? ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। रिस्क जो होते हैं, फ्रॉड रिस्क हो सकता है, ठीक है जी, आर्म लेंथ का प्रोडक्शन ऑफ कंपनी के रिसोर्सेज की ज़्यादा हो सकता है। तो बेसिकली वही जो अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर रिस्क लिखे हुए हैं कि व्हाट आर द रिस्क इन रिलेटेड पार्टीज, वो रिस्क वाले आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। evaluate the above scenario and specify the audit procedure which need to be performed। ये सेम वही है जी। on the audit of Babar Limited you have noted a transaction whereby a loan payable to the holding company which was overdue for 6 months was settled by transfer of सिक्योरिटीज ओन्ड बाय BL। तो हमने लोन को सेटल कर लिया किसके साथ? सिक्योरिटीज के साथ। यू हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया, किसने नोटिस किया? यू हैव नोटिस। एक तो आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट, तो दूसरा कौन सा जी? आर्म लेंथ के ऊपर ट्रांजेक्शन। ठीक है जी। तो वो बेसिकली लोन किस तरह सेटल किया गया होगा, उसकी सिक्योरिटीज को किस तरह से एडजस्ट किया गया होगा, उसकी वैल्यूज को किस तरह डिटरमिन किया गया होगा। तो ये आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन का भी यहाँ पे इशू है। क्लियर होगी जी बात? इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर में कुछ चीज चेंज तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। repayment of the loan to the holding company in form of transfer securities indicate a significant and unusual related party transaction which is outside the entry normal course of the business। in this regard following order procedure may be performed। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो था ना कि मैनेजमेंट ने बताया नहीं है, जो अनडिस्क्लोज वाला वो मिस आउट कर गए। यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यू हैव नोटिस्ड अ ट्रांजेक्शन वेयर बाय लोन रिपेबल, यू हैव नोटिस्ड, यू हैव नोटेड, यानी कि ये मैनेजमेंट नहीं बताया। लेकिन बात यह है कि ये क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 6 मार्क्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आपको वो बीच में लिखना चाहिए क्योंकि हमने नोट किया है दिस इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट, क्योंकि ये सेम पैरामीटर ऊपर वाले क्वेश्चन में आ चुका और वहाँ पे ये हर पैरामीटर को हमने डिस्कस किया है। तो आप दोनों पैरामीटर के साथ लिखें, बेशक प्रोसीजर कम लिख लें। 6 नंबर का सवाल है, आप 4 प्रोसीजर दोनों को लिख लें और वैल्यूएशन में दोनों पॉइंट्स को लिख लें तो इनफ होगा। ठीक है जी, क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है भाई यहाँ तक? किसी बच्चे को अब इतराज़ हो
पहले वैसे नहीं था कि प्रैक्टिस कम है। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आप प्रैक्टिस ये वाली देख लें, रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस है। बात क्या है कि ये चीज़ समझ आना ज़रूरी है। नेचर ऑफ सवाल कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। सवाल क्या है? बच्चे कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस कराएं, प्रैक्टिस कराएं, प्रैक्टिस कराएं। मुझे बताओ एक सवाल को 10 दफ़ा रिपीट करने से क्या प्रैक्टिस होगी? कॉन्सेप्ट क्या है? ये 5 इश्यूज हैं जिनके ऊपर सवाल आना है। इन इश्यूज को समझना जरूरी है। अगर ये इशू समझ आ गए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कल डेटर्स के क्वेश्चन किए थे, बताएं कितने नए कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे? कोई एक कॉन्सेप्ट मुझे दिखाएं जो क्लास में डिस्कस ना हुआ। ये मैं हर दफ़ा कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा कह रहा हूँ इंशाल्लाह आपको पेपर में बैठ के ये फीलर नहीं आएगा कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई। क्लिक नहीं किया आपको एक अलग बात है, क्लास में उसकी डिस्कशन, उसके पैरामीटर्स, उसकी मैं कहता हूँ जो एग्जामिनर के जहन में पॉइंट चल रहा है ना, क्योंकि एक प्रैक्टिस में भी हूँ मैं, दूसरा बात क्या कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो जो एग्जामिनर की माइंड सेट है ना वो रीड हुआ होता है। अब मुझे पता है कि एग्जामिनर के सवाल किस तरह के आ सकते हैं। मेरा फोकस किन पे होता है? उन आइटम्स के ऊपर ही होता है। मैं आपको हबड़ दबड़ में ये नहीं कहता ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। पूरी सीक्वेंस एक होती है। रिलेटेड पार्टी का लेक्चर था, पूरी एक सीक्वेंस थी कि ये 4 स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप में 4 इशूज मैंने उसी तरीके से ही जहाँ पे लिखे हुए हैं उसी तरीके से नोट्स के अंदर है। मैंने कुछ भी नहीं कहा इसके अलावा आप ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, कुछ भी नहीं कहा। क्या एक सीक्वेंस में लेके चलने चीज़ों को, उसके मुताबिक ही काम किया। आप सैम्पलिंग के देख लें क्वेश्चन, आप उसके डेटर्स के क्वेश्चन देख लें, आप नॉन करंट एसेट्स के प्रोसीजर देख लें, आप रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर देख लें, आप कोई चीज़ भी उठा के देखेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कितना उसमें गुड़ डालते हैं। जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता चलता जाएगा। लेकिन आप उसको अगर नहीं समझेंगे, चीज़ों को रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे, तो फिर मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ पेपर पास नहीं होगा। रट्टे के साथ पेपर पास नहीं होगा, समझ के पेपर पास हो जाएगा। कंट्रोल वाले सवाल कराएं, आप क्वेश्चन जो मर्जी उठा के कर लें, ना क्वेश्चन सॉल्व हो मैं जिम्मेदार। जितना मर्जी मुश्किल सवाल आ जाए, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हमें उस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या, आंसर उसके अंदर ही मौजूद है। मसला क्या आप कहाँ पे आता है, हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। ठीक है जी बात। चलेंगे आगे फिर। और क्वेश्चन करने की जरूरत है? वैसे मुझे तो नहीं लग रहा इसमें और क्वेश्चन करने की जरूरत। एनीवे देख लेते हैं। A schedule of related party transactions, चलो ये कर। A schedule of related party transactions provided by the client include 2 significant transactions which are outside the normal course of the business. State the substantive procedure that an auditor should undertake in respect of these transactions. तो unusual transaction के procedures में मैंने 10 दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, वही procedure है यहाँ पे। You are the audit manager on the, इसका पहले के requirements शुरू कर। Discuss your course of action in the above scenario. अच्छा, यहाँ पर उसने आपको लिमिट नहीं किया। ये बड़ा गौर करने वाला घोरे तलब सवाल है। डिस्कस योर कोर्स ऑफ एक्शन इन द अबव सिचुएशन, यानी कि इट इज ओपन एंड क्वेश्चन। इसमें रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस भी होंगी, इसमें प्रोसीजर्स भी होंगे, इसमें ईच एंड एवरीथिंग होगी। क्यों? उसने क्या कह दिया है? योर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि इस सवाल में आप ओपन है। अब आप एक पार्टनर बन जाए फॉर्म के और सोचें कि आपके ऊपर क्या छुरियां चलेंगी अगर ये सवाल, मतलब ये चीज़ ऐसे गलत निकल गई तो फिर आप इसका आंसर सही करेंगे। You are the audit manager on the audit of listed company Kamal Limited. Prior to completion of audit, you came across a prospectus issued by Neelam Limited, according to which a director of KL is the chief executive of NL. यानी कि chief executive है उनका, ठीक है जी। However, the name of NL was not included in the list of related party provided by the KL. लेकिन वो list नहीं थी, उसमें उसका नाम provide नहीं किया गया था। On being confronted, the management has advised that the name was omitted inadvertently as the appointment took place just 2 months prior to the year end. तो ये बेसिकली क्या है? अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। तो उसके प्रोसीजर है। 7 नंबर में आप 5 प्रोसीजर लिख सकते हैं। आइटम 14 में गिव एनी 3 ऑडिट प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। तो पिछले साल से कंपेयर कर लें, बैंक की इन्फॉर्मेशन से कंपेयर कर लें, फॉर्म 29 फॉर्म ए से कंपेयर कर लें, यही चीज़ें होती हैं ना। उसके बाद जो मैनेजमेंट की अपनी अदर कोई लिस्ट किसी और ने प्रिपेयर किया, कंपनी सेक्रेटरी ने प्रिपेयर किया, उसके साथ कंपेयर कर लें तो 3 प्रोसीजर आप कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये है जी समर स्प्रिंग 14। इसमें क्या है जी? रिक्वायरमेंट है एनालाइज ईच ऑफ द अबव सिचुएशन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब योर कोर्स ऑफ एक्शन। दोनों सिचुएशन को समझें और अपना कोर्स ऑफ एक्शन बताएं। While reviewing the audit working paper of Apple Limited, the following matters have come to your attention. आप जब ऑडिट वर्क पेपर देख रहे तो आपकी मैटर कुछ अटेंशन में है। The audit team was
able to ascertain that AL has entered into a number of transaction near the year end with a new distributor Fruits Limited. Fruit Limited कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके साथ ईयर एंड के करीब कोई नई ट्रांजेक्शन एंटर्ड हुई है, विच इज़ आ रिलेटेड पार्टी, और वो क्या है, रिलेटेड पार्टी भी है। अब बात क्या है कि ईयर एंड के करीब हो तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होने के चांस होते हैं। On being confronted, the management has informed that since there was no transaction with FL in the past, its inclusion in the schedule of related party transaction was inadvertently omitted। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं, एक फ्रॉड इंस्पेक्टर है, दूसरा रिलेटेड पार्टी नॉट आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर है, ये इशू है इसके अंदर। द डिटेल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट इंक्लूड्स आ payment of rupees 300 million to Mango Limited. The job in charge is of the view that this transaction is not in normal course of business of the company. तो आप किस तरह से कंफर्म करेंगे नॉर्मल कोर्स में है या नहीं है? तो उसके लिए फिर आप उसको देख लेंगे, जो ट्रांजेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको रिव्यू कर लेंगे, उसकी टर्म्स को देख लेंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे, और बाकी जो पैरामीटर कंपनी की ट्रांजेक्शन चाह रही है उसके साथ उसकी टर्म्स को कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर है या नहीं है। ठीक होगी बात, क्लियर है? आगे चलें। Strong Vehicle Limited manufacture heavy vehicle as the job in charge and SVL audit you have come across the following session. The management had provided you with a representation that they had disclosed all the related party transaction and relationship of which they were aware. However, before finalization of audit, you found that subsequent to year end, a payment of ₹100 million has been made to Strong Engines PLC, a company incorporated in foreign country. On your inquiry, the management has advised you that SEP is a foreign subsidiary of SVL and its name was not disclosed inadvertently because it had been known operational for last many years। तो ये बेसिकली यहाँ पे वैसे दो पॉइंट्स बनते हैं, एक तो आपका बनता है विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट, दूसरा ये बनता है विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज। ठीक है जी, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नॉट आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट। तो आप इसको भी फॉर टाइमिंग इसी हद तक रखें कि अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नॉट आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट, यानी अल्टरनेट्स को आइडेंटिफाई कर ले। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13, इसका आंसर देख लेते हैं। Non-disclosure of the name of the subsidiary raised concern relating to the competence, integrity and ethics and diligence of the management, which shall determine possible effect of such concern on the liability of other audit representation provided to us and audit evidence in journal। फिर उसके बाद वो सारे प्रोसीजर हैं कि हम पूरी टीम को बुला लेंगे, उसको बताएंगे, उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखेंगे, तो वही सारे प्रोसीजर आपके यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक? हाँ जी, आप बताएं, क्लियर है जी? इसमें और कितने सवाल रह गए? बाकी आप खुद ही कर लीजिएगा, 2 सवाल है। ठीक है जी, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लग रहे हैं। हाँ जी, अभी बताएं, रिलेटेड पार्टी भी क्लियर हो गया, अब और बताएं और कौन से आपने करने हैं क्वेश्चन? वो प्रोसीजर वाला जो इसमें पेबल वगैरह के प्रोसीजर हैं यार, वो उसके आप लेक्चर्स ही अपलोड करा देना। अभी पहले कंट्रोल्स करो ना, कंट्रोल्स वाले लेक्चर्स। नहीं, वो एक लेक्चर है चैप्टर 10 के ऊपर, 1-2 लेक्चर होंगे, वो 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा वो, जिसमें ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, सेल, सारा कुछ 2-3 लेक्चर्स के अंदर इंक्लूडेड है। वो देख लेना, ना समझे मेरे से पूछ लेना, बता दूंगा, वरना फिर क्लास में करा देंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल जी? अब कल क्या करना है? कंट्रोल्स को तो साथ साथ चलाओ उधर से ऑनलाइन, कल का मुझे बता दो एजेंडा, उसके मुताबिक चलते हैं। फिर कंट्रोल्स चाह रहे हैं, कर रहे हो ना साथ साथ? कल का लेक्चर 1 अपलोड करा दिया था यार, वो तो देख लो, दोनों देख लो, बल्कि आज दोनों करवा दो ना। एक ये तो हो जाएगा ना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये तो टोटली प्रैक्टिस है ना। ठीक है, इसी तरह से आप आगे देख लो, और जो प्रैक्टिस आप समझते हैं करनी है, जो एरियाज वीक हैं आप लोगों के, मुझे बताएं, हम उसके ऊपर फर्दर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ट्वेल्व के देख लो, चैप्टर 12 तो डिस्कस हो ही गया ना। इंटरनल ऑडिट का एक लेक्चर है, वो अपलोड कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप दिन कम है तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करें आप लोग, यानी लेक्चर्स हम वहाँ से कर लें और प्रैक्टिस हम क्लास में कर लें। कल मेरा ख्याल है कल की क्लास रहने देते हैं, अभी आप फॉर टाइम ये लेक्चर अपलोड कराओ ना। ठीक है, कल आप लेक्चर दें, ये बच्चे इनको लें बेटा, हो जाएंगे कितने? अभी काफ़ी दिन, आज क्या डेट है? 50 तारीख है ना, 20-25 लेक्चर हैं, उस इतने ही लेक्चर हमारे रिमेनिंग है। आगे मैं तो क्लास में प्रैक्टिस होगी
और वो लेक्चर अपलोड होंगे। उससे क्या होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए जो एक इशू आता है ना वो क्लियर होता चला जाएगा। नहीं फिर डिस्कशन आज की क्लोज करते हैं, नहीं आज की डिस्कशन का यही करते हैं हम क्लोज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।